ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रॉल्स लॉ के बेस पे हमने पहले देखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब उसको हम रॉल्स लॉ को सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ेंगे। लिक्विड इन लिक्विड में क्या हो रहा था, सिंपली जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो इजीली गैसियस गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था, और हमने ये देखा था कि भाई उसी वोलेटाइल कंपोनेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है आपका प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो उस केस में तो दोनों ही वोलेटाइल थे क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड था। अब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड में ना, जो सॉलिड है वो लेस वोलेटाइल होता है, और उसे हम वर्चुअली कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल एनटीपी पे वो वोलेटाइल नहीं होता है। तो इसीलिए हमें आज उसको देखना है कि क्या वो फर्क डालता है। तो सबसे पहले एक वो ले लेते हैं। तो 500 ग्राम इसमें कुछ लिक्विड है, सॉल्वेंट कह लो। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर नाप रहे हैं, ये मैनोमीटर ये थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब हमने उसका कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, पहले आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस अभी इसका नॉर्मल है। 50 डिग्री सेल्सियस पे देखो, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है नॉर्मली, और इसका जो प्रेशर था वो कितना है, 300 एटीएम या 300 mm ऑफ एच जी। ठीक है ना, 300 mm ऑफ एच जी, ये होगी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। देन उसके बाद आगे हम इसको देख रहे हैं 80 डिग्री पे एंड देन 100 डिग्री पे। तो 80 डिग्री पे जो प्रेशर है, प्रेशर तो है कितना, 600, और ये है 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है, 100 डिग्री पे 760 mm ऑफ एच जी किसके बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है, यानी कि एसटीपी आ गया है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 एटीएम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ एच जी, या फिर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज हो रही है, ये अचीव हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है उसमें, इसमें ना सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन में सॉल्यूट जब हमने इसमें ऐड किया, कितना सॉल्यूट ऐड किया, 50%, सॉरी 50 ग्राम हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया। ठीक है ना, शुगर ऐड कर दिया। अब हमने जब शुगर ऐड किया तो होगा क्या इसमें, देखो शुगर के ऐड करने की वजह से पहले तो हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। जब आप इसमें शुगर ऐड कर दोगे, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के साथ शुगर भी ऐड हो जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, ये लिक्विड है, तो क्या होगा, उसको एक हिंड्रेंस होगी, उसको एक रुकावट पैदा होगी आप ऊपर जाने में। मतलब उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी उससे एनर्जी बढ़ेगी तो ऊपर जाना चाहेगा वो। ठीक है, रिलीज करना चाहेगा बेसिकली। तो वो जो एनर्जी उसकी बढ़ी, वो कहीं ना कहीं कॉलिजन की वजह से, या फिर वो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पर आ जाएंगे, उसकी वजह से थोड़ी सी रुकावट पैदा होगी, होगी ना। मतलब अगर कुछ लोग चल रहे हैं नॉर्मली, अब मैं वहां पर ऐसे कुछ अपने 4 बंदे भेज दूं कि वो 4 बंदे बस उन बाकी लोगों को रोके, तो रोकेंगे तो कम लोग पहुंच पाएंगे ना एक दायरे के बाहर, वरना अगर नहीं रोकने वाले होते तो सारे के सारे पहुंच सकते थे बाहर। ठीक है, तो वही चीज हो रही है यहाँ पर। तो ये शुगर का जो मॉलिक्यूल्स हैं या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो हिंड्रेंस देंगे, एक रुकावट पैदा करेंगे। तो उस रुकावट की वजह से होगा क्या, कम से कम अमाउंट जो होगा वो गैस बनेगा, और कम अमाउंट गैस बनेगा तो होगा क्या, उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्रेशर डिक्रीज होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये समझने वाली है। तो जब ऐसा कर दिया तो अब हम दोबारा से टेम्परेचर प्रेशर देखते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, 50 ग्राम हमने शुगर मिला दिया इसमें, तो 50 ग्राम शुगर मिलाने पे टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री पे, यानी कि नॉर्मली। तो यहाँ पर नॉर्मली में कितना था, 300 mm ऑफ एच जी। जब यहाँ पे 50 डिग्री पे रखा और हमने बस इसमें शुगर मिलाया और कुछ नहीं किया, टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने शुगर इसमें ऐड कर दी, तो होगा क्या, उसका प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि पहले जितना वो मोल फ्रैक्शन उसका गैस में कन्वर्ट हो रहा था अब कम हो रहा है। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ गैस कम बन रही है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो लगेगा वो भी ऑटोमेटिकली कम लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 mm ऑफ एच जी। तो पहले 300 mm ऑफ एच जी बन रहा था, अब 200 mm ऑफ एच जी बन रहा है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर का ही तो ये हो गया। उसके अलावा इसको 760 पे पहुंचने में अब टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, तो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे पहुंचेगा 600 पे, और 150 डिग्री पे ये पहुंचेगा 760 mm ऑफ एच जी पे, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, तो अभिषेक ने ज्वाइन कर लिया, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, बाकी वीडियो में देख लेना, पोस्ट करूंगा। सो सॉलिड ऑफ सॉरी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को हम देख रहे हैं रॉल्स लॉ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जब नॉर्मली लिक्विड को लेके चले तो लिक्विड में, तो उसमें क्या हो रहा था भाई, जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, उसके वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, बट यहाँ पर जो सॉलिड है वो वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं है, वो लेस वोलेटाइल है, या इस केस में वर्चुअली वो नॉन वोलेटाइल है।
क्योंकि उसको वोलेटाइल होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अब मैंने पहले नॉर्मल केस लिया है, उसमें एक मैंने 500 ग्राम का वाटर या फिर कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री है। 50 डिग्री पे उसके टेम्परेचर 50 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है, यानी कि जो प्रेशर बन रहा है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स है इनकी वजह से, वो 300 mmHg है। ठीक है, 80 पे 600 और 100 पे 760। ये 760 mmHg क्या है, ये तुम्हारा सॉरी 1 atm के बराबर होता है। 1 atm यानी कि इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं। इसी को अचीव करना है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसमें 50 ग्राम शुगर मिला दिया। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं होगा, बस दो चीजें होंगी। पहली तो ये शुगर जो है ये पानी के पार्टिकल्स को हिंड्रेंस पैदा करेगा, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको ये रोकेगा कहाँ जाने से, ऊपर जाने से। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या, ये अगर इसको ऊपर जाने से रोकेगा तो कम अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, जो गैस है वो ऊपर बनेगी ना, अमाउंट ऑफ गैस कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, वो भी कम हो जाएगा। बस यही है इसके पीछे दो लॉजिक। तो 50 ग्राम शुगर ऐड किया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे देखो 50 ग्राम ऐड करते ही इसका जो प्रेशर है वो लगना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ये गैस है ये ऊपर जो जा रही है, इसकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर कम हो गया। देखो 200 हो गया, 50 डिग्री पे यहाँ 300 था, 50 ग्राम शुगर मिलाती 200 हो गया। 100 डिग्री पे 600 और 150 डिग्री, जो यहाँ पे 100 डिग्री पे अचीव कर लिया था हमने 760, 150 डिग्री पे 760 mmHg अचीव कर पा रहे हैं। तीसरे कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसमें 100 ग्राम शुगर मिला देते हैं। तो 100 ग्राम शुगर मिलाने पे टेम्परेचर और प्रेशर में क्या चेंज आएगा, देखो पहले नॉर्मल लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर जो है वो और कम हो गया। और कितना कम हो गया, वो हो गया तुम्हारा 100 डिग्री, सॉरी 100 mmHg। उसके बाद ले लो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे कितना हो गया 500। उसके बाद ले लो 200 डिग्री पे, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पे 760 mmHg अचीव कर पा रहे हैं। जो पहले कंडीशन में 100 पे हो रहा था, दूसरे में 150 और तीसरे में 200 डिग्री पे। तो यहां से हमने क्या समझा, अब यहां से देखो हुआ क्या। ठीक है ना, इन्हीं दो एग्जाम्पल को लेते हैं, ये तीसरा वाला समझाने के लिए था, इन दो को लेके चलते हैं। तो ये वाले में जो P0A था, अब ध्यान दो ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर शुगर का नहीं है, ये प्रेशर इसी सॉल्वेंट का, इसी लिक्विड का है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। तो सॉलिड तो वोलेटाइल है ही नहीं इस कंडीशन में, तो वोलेटाइल नहीं है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो प्रेशर सोलली किसका है, लिक्विड का। तो पहले तो जो वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड का है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो P0 है वो कितना है, देखो नॉर्मल नॉर्मल वाला लेंगे 300। क्लियर। उसके बाद जब हमने इसमें 50 ग्राम शुगर मिला दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सिंपली PA कह लो। ठीक है, P0 नहीं है अभी, क्योंकि अभी इम्प्योर हो चुका है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, ये कितना है 200। अब ध्यान दोगे यहाँ P0 है, यहाँ पे PA। अब तुम पता लगाना कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। तो कैसे पता लगाओगे, P0A माइनस PA, इसको हम डेल्टा PA भी कह सकते हैं। P0A माइनस PA इक्वल्स टू डेल्टा PA। तो जो डेल्टा PA आएगा वो कितना आएगा, 300 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 100 mm ऑफ Hg। यही आएगा 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, 100 mm ऑफ Hg आएगा। ये क्या है, ये एक्चुअल में लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई, कम हो गया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब इसी में अगर क्या करते हैं, ये जो डेल्टा पी है, अब हमें इसको पता करना है कि कितना कम है, किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल के। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय P0A। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखेंगे और अच्छे डिटेल में, बट इसको ऐसे लिख लो कि ये कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस इसको इस तरीके से इतना समझना, नीचे हो गया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ आ गया कि मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ गई, पहले सॉल्यूट मिलाते ही वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यही हमारा टॉपिक था कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, जैसे जैसे तुम जितना जितना सॉल्यूट मिलाते जाओगे उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स लिख लो, ये उतार लो। सो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट,
मैं बोलते भी जाऊंगा, बोलने के साथ साथ लिख लेना। द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम फ्रॉम द अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम विल डिक्रीज। डिक्रीज के लिए मैं ये वाला साइन ले रहा हूं, काफी इजी रहता है। विल डिक्रीज as the solid is added to water, as the solid, solid solute भी लिख सकते हो, solid is added to water, as the solid is added to water। देखो दूसरे वाले में वही चीज है, द अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म विल फर्दर डिक्रीज एज द सॉलिड, एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज्ड इन वाटर। दूसरा वाला जो पॉइंट था जो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में कि और अगर आप सॉलिड को मिला दोगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा इसकी वजह से गैस का फॉर्मेशन। तो लिखोगे इट विल का मतलब अमाउंट ऑफ गैस विल फर्दर डिक्रीज as amount of solid is increased in water। This is increased, increased in solution। तीसरा पॉइंट है द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन। तो जो गैस के अमाउंट में डिक्रीज आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड पे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, पिछले वाले का ही सेम है कि डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉलिड ठीक है। इसको डिपेंड्स कह लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो, एक ही बात है, मतलब एक ही है। फोर्थ पॉइंट है जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन पे। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स, एक ही बात है, डिपेंड्स और वो अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली जो वेपर प्रेशर में, अब जाहिर सी बात है अगर अमाउंट ऑफ गैस कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, और दोनों ही चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि सॉलिड का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस कम हो जाएगी सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी वजह से हो क्या रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगी lowering of vapor pressure depends upon solid present in solution। या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दैट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी। एक्स बी क्या, देखो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज एक्स बी, क्योंकि एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट, या फिर जो हमने पहले डाला हुआ है, जो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो इसलिए उसके आगे हमने एक्स बी लगाया,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, लिख लेना यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे के एक्स बी। अभी जो के है, दिमाग लगाओ, ये के क्या है, ये के और कुछ नहीं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, या फिर हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। जो हमने पी नॉट ए लिखा है ना, यही तो है ये के, यही तो आता है रॉल्स लॉ में। तो इसको हम लिख देंगे पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब यहां से अगर तुम एक फॉर्मूला बनाओ तो ये बनेगा एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। और ये एक्चुअल में है क्या, ये वही तो है जो मैं तुम्हें बता रहा था, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो है डेल्टा पी है, यानी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेशन में, ओरिजिनल के रिलेशन में, ओरिजिनल के रिलेशन में, नीचे देखो तो ये है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लिख लेना दिस इज एक्चुअली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही जो ऊपर बताया था, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या फिर कुछ भी कह लो, नीचे लिख भी देना, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम ये एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दो, अगर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है या सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट क्या, किसका हम क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये डाइल्यूट होगा तो जाहिर सी बात है, डाइल्यूट होने पे होगा क्या, जो एनबी है, एनबी वो बहुत ही कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम होगा ना, क्योंकि उसका अमाउंट ही कम होगा, एन ज्यादा होगा, यानी कि जो पानी है या जो लिक्विड है उसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो एनबी को हम नीचे से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 0.001 है तो इसको हम जोड़ेंगे तो भी 1 के आसपास ही आएगा, इसीलिए तो नेग्लेक्ट एन बी, ठीक है। इसमें ऐसे करके लिख सकते हो, फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से नहीं करना। तो ये आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। अब ध्यान दो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, और ये आएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये डब्ल्यू बी तो नीचे से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, डब्ल्यू बी एम ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एम बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा। क्लियर, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन कर लेना। टुगेदर विद के क्वेश्चन है मोस्टली। तो पहला है पी नॉट ए तुम्हें दे रखा है 331.8 mm Hg, डब्ल्यू बी 27 ग्राम, डब्ल्यू ए 100 ग्राम, एम ए 18 ग्राम, पी ए 30.95 mm ऑफ Hg। और तुम्हें फाइंड करना है एम बी मतलब तुम्हें ये फाइंड करना है कि जो सॉल्यूट था वो कौन सा था, तो कौन सा था पता चल जाएगा अगर तुमने मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोलर मास उसका निकाल दिया।